नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है तो रविवार विशेष का दिन है। आज बात करेंगे जो मुद्दा इस समय देश में चर्चा में बना हुआ है, सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। हालांकि मुद्दा बहुत पुराना है लेकिन उसकी चर्चा नए सिरे से हो रही है। वो ये कि संविधान सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है या पार्लियामेंट, संसद सुप्रीम है। किसका अधिकार ज़्यादा है, कौन किसके तहत आता है, ये बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संविधान सुप्रीम है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के विरोधियों का भी कहना है कि संविधान सुप्रीम है। लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो बात कही, उससे जो चर्चा शुरू हुई है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, सार्वभौम है, संसद की सार्वभौमिकता से समझौता नहीं किया जा सकता। तो पहले जान लें कि संविधान और ये सुप्रीम कोर्ट का सिलसिला शुरू कैसे हुआ। पहली बार 1934 में M.N. रॉय ने, जो कम्युनिस्ट नेता थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग उठाई थी। उसके बाद 1935 में कांग्रेस पार्टी ने फॉर्मली इस मांग को अपना लिया और 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। इसमें जो है औपचारिक प्रस्ताव पास किया गया कि एक संविधान सभा बननी चाहिए। 15 नवंबर 1939 1939 15 नवंबर 1959 को सी राजगोपालाचारी ने कहा कि एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होना चाहिए। हम जो ब्रिटिश संविधान है उसको नहीं मानते, हम अपना नया संविधान बनाएंगे। तो अगस्त 1940 में ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस पार्टी की इस मांग को स्वीकार कर लिया। तो कैबिनेट मिशन के तहत 1946 में प्रोविंशियल असेंबलीज़ के, मतलब राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव हुए। उन्हीं प्रोविंशियल असेंबली के लोगों ने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं जिस तरह से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, विधानसभा के सदस्य करते हैं, उसी तरह से चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्य चुने गए। तो जो चुने गए उनमें 292 जो है वो प्रोविंशियल असेंबली से चुने गए और 93 जो है वो रजवाड़ों के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुए। उसके अलावा 4 राज्यों के चीफ कमिश्नर सदस्य के रूप में चुने गए। लेकिन 46 में ही मांग शुरू हो गई मुस्लिम लीग की तरफ से अलग पाकिस्तान की अलग देश बनाने की। मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा का बायकॉट किया। आखिर में मांग उनकी मान ली गई अलग देश की, और संविधान सभा में जो पाकिस्तान के हिस्से वाले लोग थे वो सदस्य निकल गए, तो बचे 299 सदस्य। तो बंटवारे के बाद पहली बैठक हुई संविधान सभा की 31 दिसंबर 1947 को। संविधान सभा ने बनने के बाद ये तय किया कि एक ड्राफ्ट्स कमेटी बनेगी, ड्राफ्टिंग कमेटी बनेगी, जो संविधान का मसौदा तैयार करेगी और उसको संविधान सभा के समक्ष रखेगी। और वो ड्राफ्ट कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया और संविधान सभा के सामने रखा। 2 साल 11 महीने 18 दिन बैठक चली, जिसमें 114 बैठकें हुई। उनमें संविधान का जो प्रारूप था, जो मसौदा था, उस पर विचार हुआ, बहस हुई, चर्चा हुई। उसके बाद इसको पास किया गया। 24 जनवरी 1950 ये तारीख थी जिस दिन संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई और 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हो गया। अब भैया आप बताइए कि जिस संविधान सभा ने संविधान बनाया, उस पर चर्चा की, उसको पास किया, उसके प्रावधान तय किए, उसी संविधान सभा ने अधिकार दिया संसद को कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। तो सवाल ये है कि कौन सुप्रीम हुआ, जिसने बनाया वो या जो बना वो? यानी क्या रचना रचयिता से बड़ी हो सकती है? क्या क्रिएशन क्रिएटर से बड़ा हो सकता है? तो ये मूल सवाल है कि संविधान को बनाया किसने और संसद को बनाया किसने। संसद को कौन बनाता है? वी द पीपल, यानी हम भारत के लोग। तो सुप्रीम कौन हुआ? हम भारत के लोग, जिन्होंने संसद बनाई, जिस संसद ने संविधान बनाया। तो जो संसद के पास ताकत है वो डेलीगेटेड पावर है वी द पीपल, यानी भारत के लोगों की। जो संसद प्रतिनिधित्व करती है लोगों की आकांक्षा का, उनके जनादेश का। उन डेलीगेटेड पावर है, लोगों ने
कहा कि भाई इतने आज 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ लोग मिलकर जो है वो किसी कानून के बारे में चर्चा नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक फोरम होना चाहिए। तो वो फोरम बना संसद, और संसद जो है उसके चुने हुए सदस्य, उनकी जवाबदेही जनता के प्रति है। तो जो लोग इसका विरोध करते हैं, वो जो संविधान को जो है वो सुप्रीम मानते हैं, वो कहते हैं कि पहली लोकसभा चुनी गई 1952 में, संविधान उससे पहले बन गया था। लेकिन वो भूल जाते हैं कि संविधान बनाने वाली भी लोकसभा ही थी, यानी संविधान सभा जिसको नाम दिया गया था। और संविधान बनने के बाद ऐसा नहीं है कि उस संविधान सभा को भंग कर दिया गया। वो संविधान सभा 1950 से 1952 तक काम करती रही, जब तक नई संसद चुनकर नहीं आ गई। और इतना ही नहीं, उसी संविधान के सभा के सदस्यों से बनी संसद ने 1951 में पहला संविधान संशोधन विधेयक पास किया। तो संशोधन करने का अधिकार संविधान सभा ने यानी संसद ने संसद को दिया, और कहा कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है आबाद, नियमित और आदतन। यानी संविधान में अब तक 75 साल में 105 संशोधन हो चुके हैं। और संशोधन अगर पार्लियामेंट की ही बात करें तो भाई संविधान को बनाने वाली वो संसद थी जो सीधे नहीं चुनी गई थी, फिर भी उसका बनाया संविधान आज चल रहा है। आज जो संसद है वो लोगों द्वारा सीधी चुनी हुई है, तो उसका अधिकार उस संसद से यानी संविधान सभा वाली संसद से कम कैसे हो सकता है? जाहिर है कि उससे ज़्यादा है उसका अधिकार। अब सवाल यह है कि संविधान सभा ने संविधान में संशोधन का अधिकार क्यों दिया, संशोधन का प्रावधान ही क्यों किया? तो इसलिए कि संविधान सभा का मत था कि संविधान कोई धर्म ग्रंथ नहीं है जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। ये संसद का बनाया हुआ ग्रंथ है जिसमें संसद ही बदलाव कर सकती है। ये अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को नहीं दिया गया कि वो संविधान में परिवर्तन कर दे, लेकिन टर्फ वॉर में अपने पास जो अधिकार हैं उससे ज़्यादा अधिकार लेने के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट लगातार इसका उल्लंघन करता रहा। जो बात होती है 1973 के केशवानंद भारती केस की, जिससे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आया। सवाल यह है कि मूल संविधान में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का कहीं कोई जिक्र नहीं है। उससे बड़ा सवाल यह है, उस बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन से भी उतनी समस्या नहीं है। समस्या शुरू हुई इससे कि सुप्रीम कोर्ट लगातार उसका दायरा बढ़ाता रहा, नई नई चीज़ों को उसमें शामिल करता रहा। सुप्रीम कोर्ट जो 1973 में केशवानंद भारती मामले के जरिए लेकर आया ये डॉक्ट्रिन बेसिक स्ट्रक्चर का, उसको परिभाषित नहीं किया, उसको खुला छोड़ दिया और उसमें लगातार मुद्दे जोड़ते गए। समस्या इससे शुरू हुई कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सुविधा के अनुसार ये करता रहा कि ये मुद्दा भी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, ये मुद्दा भी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में कौन सा विषय आता है ये तय करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को मिल गया। संसद जो कानून बनाती है उसको ये अधिकार नहीं है। तो जुडिशियल रिव्यू का अधिकार हर मामले में हो गया। जिन मामलों में संविधान में ये व्यवस्था थी कि इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, उसका भी रास्ता खुल गया। तो सुप्रीम कोर्ट का दखल लगातार पार्लियामेंट के अधिकारों में बढ़ता गया, एग्जीक्यूटिव के अधिकारों में उसका अतिक्रमण होता गया। 1973 के केशवानंद भारती के जजमेंट को अगर मान लिया जाए, जो कि आज देश का कानून है कायदे से, तो उसके मुताबिक बेसिक स्ट्रक्चर में कोई सरकार बदलाव नहीं कर सकती, संसद नहीं कर सकती। संसद को ये अधिकार ही नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। ये केशवानंद भारती का फैसला जो है 13 जजों की बेंच बैठी थी, 7-6 से आया था फैसला। 7 लोग पक्ष में थे इसके कि बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन होना चाहिए, 6 जज इसके विरोध में थे। तो 1975 में इमरजेंसी कैसे लागू हुई? 1975 में जो संविधान संशोधन हुए, 44वां जिसको 42वां संविधान संशोधन कहा जाता है, उसमें इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, इमरजेंसी का दौर था। ये प्रोविज़न हुआ कि राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से संविधान में 2 साल के लिए कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 39 और 40
में संशोधन करके ये कहा गया कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव को कहीं भी किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। इससे भी आगे गई इंदिरा गांधी की सरकार ने जो अगला संविधान संशोधन पास किया, उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति, इन चारों के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस चल ही नहीं सकता, किसी अदालत में उसकी सुनवाई नहीं हो सकती। एक तरह से ये कह दिया कि संविधान को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी बदला जा सकता है। तब केशवानंद भारती का डॉक्ट्रिन कहाँ था, तब सुप्रीम कोर्ट कहाँ थी, जब लोगों से जीने का अधिकार छीन लिया गया था। दुनिया में बड़ा से बड़ा डिक्टेटर जो भी हुआ है, किसी का भी नाम ले लीजिए, उन सब ने एक चीज़ ज़रूर मानी है कि लोगों को अपनी जीवन की रक्षा का अधिकार है। इमरजेंसी में हमसे वो भी छीन लिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही ठहराया था। तो इसलिए ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, सोचने में सिद्धांत के रूप में ये अच्छा दिखाई देता है, क्योंकि इससे एक जो संदेश देने की कोशिश होती है वो ये कि कोई सरकार निरंकुश न हो जाए और संविधान की जो मूल भावना है, मूल जो उसका स्वरूप है, उसको बदलने न लगे। लेकिन ये अदालत इसको रोक नहीं सकती। चुनी हुई सरकार, अगर हम वी द पीपल यानी हम भारत के लोग अपने को संविधान दे सकते हैं तो संविधान को बदल भी सकते हैं, नया संविधान भी ला सकते हैं। अमेरिका के संविधान में 200 साल से कोई संशोधन नहीं हुआ है, चल रहा है देश। फ्रांस में 10 साल में 3 संविधान बदल गए, संशोधन छोड़िए, 3 संविधान बदल गए, देश चल रहा है। ब्रिटेन में कोई संविधान ही नहीं है, देश चल रहा है। तो यहाँ इतनी जो सेंसिटिविटी है सुप्रीम कोर्ट की कि ये नहीं बदलने देंगे, संसद को ये अधिकार नहीं देंगे, संसद को ये अधिकार नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट का काम केवल जो कानून बना है, जो संविधान में लिखा है, उसकी व्याख्या करना है। संसद के अधिकार तय करने का काम नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। मुद्दा यहीं से उठ रहा है कि भाई ये क्या डिस्क्रिशन पर होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजों के अलग अलग समय पर जो अलग अलग जो संविधान पीठ बनेगी वो तय करेगी कि फला मुद्दा जो है अब जो है बेसिक स्ट्रक्चर में आ गया। संविधान बना उस समय से लेकर 1975 तक धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है प्रिएम्बल में नहीं था, उसको इमरजेंसी में जोड़ दिया गया। अब जो है सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो इससे समझिए आप कि ये लड़ाई किस तरफ जा रही है, ये संघर्ष किस तरफ जा रहा है। बेसिक एक सीधी सी बात है, मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि जो रचयिता है वो हमेशा सार्वभौम रहेगा, वो हमेशा सुप्रीम रहेगा, जो रचना है उसके तहत रहेगी। और बड़ी सीधी सी बात है, अगर संविधान सुप्रीम होता तो वो अपने को बदलने का अधिकार संसद को क्यों देता? भाई संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार तो इसी संविधान से मिला है, जिस संविधान को हमने आपने बनाया है, यानी हमारे पूर्वजों ने बनाया है। जो संविधान बना है वो कोई धर्म ग्रंथ नहीं है जिसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता, और 105 संशोधन तो हो ही चुके हैं। तो ये कैटेगरी बनाना कि ये संशोधन कर सकते हैं इन मुद्दों पर, इस पर नहीं कर सकते। कल को कोई सरकार आए और कहे कि हम नया संविधान लाना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कैसे रोक लेगा? ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट संविधान में बदलाव कर सकता है बिना संविधान संशोधन प्रस्ताव के, तो संसद क्यों नहीं कर सकती? कोलिजियम का सिस्टम कहाँ संविधान में लिखा है? बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत कहाँ संविधान में लिखा है? और जब संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदला जा रहा था तब सुप्रीम कोर्ट कहाँ था? सब कुछ बदल दिया गया। बल्कि उससे संशोधन कहना भी गलत होगा, वो एक तरह का नया संविधान ही बन गया था जिसमें लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, 5 से 6 साल कर दिया गया। तो ये सब इतने बड़े पैमाने पर बदलाव हो रहा था जो 1973 का डॉक्ट्रिन है बेसिक स्ट्रक्चर का, उसके बाद 1975-1973 के बाद ही आया और संविधान में ये सारे संशोधन हुए। और फिर जनता पार्टी की सरकार आई, उसने इन सारे संशोधनों को जो इंदिरा गांधी के समय हुए थे उनमें से ज़्यादातर को बदल दिया। तो वो भी बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव था, वो तो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बन गया था। तो ये इस मामले में सुप्रीम कोर्ट
मेरा मानना है कि मैं कोई कानून विशेषज्ञ या संविधान का ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन एक कॉमन मैन की तरह सोचकर, उसकी तरह सोचकर जो मन में सवाल उठते हैं, जो जवाब आते हैं, उनके आधार पर कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर विकेट पर है। सुप्रीम कोर्ट को देर सवेर संसद की सार्वभौमिकता और सर्वोच्चता को स्वीकार करना पड़ेगा कि संसद से निकला है संविधान, संविधान से संसद नहीं निकली है, और संविधान ने ही संशोधन का अधिकार दिया है संसद को। और संविधान ने संशोधन का अधिकार दिया तो ऐसे नहीं दे दिया, अलग अलग सीमाएं भी हैं। कहीं सिंपल मेजॉरिटी से बदलाव हो सकता है, कहीं 2/3 बहुमत चाहिए, किन्हीं मामलों में तो 2/3 बहुमत के अलावा आधे से ज़्यादा राज्य विधानसभाओं का भी समर्थन चाहिए। तो चेक्स एंड बैलेंसेस जो है वो संविधान में मौजूद है संसद पर। सुप्रीम कोर्ट अलग से अपने हिसाब से जो है ये चेक्स एंड बैलेंसेस बनाना चाहता है, वो एक नई व्यवस्था करना चाहता है जो संविधान से इतर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश का कानून बन जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमने जो फैसला दे दिया वो अंतिम है, वो वही देश का कानून है, वही संविधान है। ये सिलसिला कब तक और क्यों चलेगा, सवाल इसका है। जो उपराष्ट्रपति ने सवाल उठाया है, बहुत ही वाजिब सवाल उठाया है, बहुत ही उचित सवाल उठाया है कि भाई संसद ही सार्वभौम है, संसद है तो बाकी सब कुछ है। लेकिन मेरे ये कहने से या आपके मानने से, सहमत हो जाने से, असहमत हो जाने से इस मामले का हल नहीं निकलने वाला है। इस पर लंबी बहस होने वाली है। दुख की बात या कहें कि अफसोस की बात यह है कि राजनीतिक दल अपने राजनीतिक हित के हिसाब से इन मामलों पर भी अपनी राय रखते हैं। जो दल आज सत्ता में है उसकी राय अलग होती है, जो विपक्ष में चला जाता है उसकी राय अलग हो जाती है। इसी केशवानंद भारती के फैसले की जो है 1973 में जो आया था, वो उस समय लग रहा था कि इंदिरा गांधी पर अंकुश लगाता है, तो इसलिए विपक्ष उस समय का खुश था। आज लग रहा है कि ये सरकार पर अंकुश लगा रहा है, तो आज दूसरे लोग जो विपक्ष में वो खुश है। 73 में जो आज का सत्तारूढ़ दल है वो उसका जो है समर्थन कर रहा था केशवानंद भारती फैसले का, और जो सत्तारूढ़ दल था वो विरोध कर रहा था। आज भूमिकाएं बदल गई हैं, लेकिन भूमिकाएं कुछ भी हों, राजनीतिक दलों के स्टैंड कुछ भी हों, एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अंतिम शब्द संसद का ही होना चाहिए। संसद अगर संविधान को ख़त्म कर दे तो कर सकती है, ये अधिकार उसको है और होना चाहिए। ये अधिकार हमको आपको है कि उस संसद को ख़त्म कर दे। जो सत्ता में हैं, जो ये प्रस्ताव लेकर आए हैं, अगर हम उनसे सहमत नहीं हैं तो उनको हटा दें, बदल दें। तो अल्टीमेट सार्वभौम कौन हुआ? वी द पीपल, हम भारत के लोग, जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने संसद बनाई। मेरी इस बात से अगर आप सहमत हों तो ज़रूर जो है अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।